हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है सारे सीए स्टूडेंट्स? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है। एंड उस पढ़ाई को और मस्त बनाने के लिए मैं आ गया हूँ आपके साथ। देखिए सर, कल अपन ने जो लेक्चर करा था उसमें सीए इंटर कॉर्पोरेट लॉ का जो चैप्टर 2 था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू, वो अपन कर रहे थे। ठीक है। एंड उसमें अपन ने बहुत सारी चीजें कर ली थी। अब उसका थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है जिसको अपन इस लेक्चर में कंप्लीटली कवर करेंगे, सारा का सारा। ओके। एंड अपन लास्ट में ये देखेंगे कि अपन ने क्या कितना कर लिया है कंप्लीट। रेडी हैं सर आप? यस सर, हम तो कब से रेडी हैं, बस आप ही नहीं आए। आप लेट में हो। तो हम भी आ गए हैं आपके साथ में, आपकी पढ़ाई में सहायता करने के लिए। ओके। देखिए। अरे हाँ, अपन ने सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या चीजें कवर कर ली। देखो, चैप्टर में ये सेकंड नंबर चैप्टर है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू। इसमें अपन ने कंपनी एंड उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ देख लिया, प्रमोटर डायरेक्टर के बारे में देख लिया, एंड एमओए एओए इसका भी अपन डिस्कशन कर लिया। एंड अपने पास में अब क्या टॉपिक बचता है? होल्डिंग सब्सिडी से रिलेटेड एंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड। एंड इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स और सेक्शन है जो जो अपन ने ऊपर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कंपनी से रिलेटेड, उसके एमओए, उसके आर्टिकल्स के बारे में, एंड उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे उससे रिलेटेड कुछ आगे इन्होंने कनेक्टेड चीजें दे रखी है जो अपन अभी क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके। देखो, सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, वो चीजें अपन देख लेते हैं जो अपन ने क्या करी थी। सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, एक बार के लिए गो थ्रू कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। ओके। ठीक है सर। तो देखो, अपन ने पढ़ा है, ये रहा स्टार्टिंग। ठीक है। ये जो नोट्स हैं, जो सारे नोट्स हैं, कलरफुल हाइलाइटेड नोट्स हैं, वो मैंने मेरे टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाओ ज्वाइन करो, इसको डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, कलरफुल, ब्लैक एंड व्हाइट जैसा भी हो आप पढ़ो। नोट करना चाहते हो साथ साथ में तो नोट करो, जैसी आपकी इच्छा। एंड कुछ चीजें और भी अगर आपको लगता है तो आप डेफिनेटली मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली। व्हाट इज कंपनी? कंपनी से रिलेटेड अपन ने कंपनी क्या होती है, कंपनी के प्रमोटर के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया। प्रमोटर की जो चार चीजें थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एंड कंपनी कितने टाइप की होती है, फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है। ठीक है। वन पर्सन कंपनी के बारे में अपन ने पढ़ लिया, और उसके नॉमिनी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है उसके वन टू वन पॉइंट्स पढ़ लिए अपन ने, कि सबसे पहले एओए एमओए साइन होता है, उसकी अपन को फाइल करनी पड़ती है एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास में। उसके बाद में अपन को क्या देना होता है, डिक्लेरेशन देता है कौन प्रोफेशनल है जिसने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने में हेल्प करी है, डायरेक्टर मैनेजर। और एक डिक्लेरेशन कौन देता है, मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स देते हैं। और अपन को क्या क्या चीजें कंपनी की आरओसी को, रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। पर्टिकुलर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, पहले डायरेक्टर की डिटेल, सब्सक्राइबर्स की डिटेल जो मेमोरेंडम में है। एंड उसके बाद में, सब आने के बाद में एक सर्टिफिकेट इश्यू होता है जिसमें सिन नंबर लिखा होता है। और अपन को वो सारे डॉक्यूमेंट का जब तक कंपनी का अस्तित्व रहेगा तब तक उसको मेंटेन करना रखना पड़ेगा। और अगर कोई चीजें इनकॉर्पोरेशन के टाइम में छुपाई गई या नहीं बताई गई तो अपन को क्या करना पड़ सकता है, रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रार। और अगर इनकॉर्पोरेट हो गई है तो भी इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ओके। अब इसमें अ, अगर कुछ गलती हुई तो ट्राइब्यूनल कुछ ऑर्डर दे सकता है। क्या कर सकता है, मैनेजमेंट को अपने हाथों में ले सकता है, मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, कंपनी का नाम हटा सकता है और कंपनी को वाउंड अप कर सकता है। अब
एक जगह है जहाँ पे मेंबर्स हेविली लाइबल होंगे, 6 महीने तक बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन लेस देन मेंबर जितने होने चाहिए उतने चला रहे हैं, और ये चीजें सबको पता है, ठीक है। अब सेक्शन 8 कंपनी में पड़ा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, कंपनी का लाइसेंस कब कब अपन वापस ले सकते हैं, ठीक है, और उसके मेमोरेंडम आर्टिकल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी पढ़ी अपन ने। और अगर सेक्शन 8 कंपनी को किसी और टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्जन कराना है तो उसका क्या प्रोविजन है वो भी अपन ने पढ़ लिया। लाइसेंस कब कब इसका रिवोक हो सकता है, पेनल्टी क्या है। अब उसके बाद में कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में क्या क्या चीजें कंपनी कर सकती है, उसका एक प्रोविजन दे रखा है कि कंपनी का इस टाइम के बाद में ये चीजें होंगी तब ये कंपनी अपना बिजनेस चला सकती है। कंपनी का कमेंसमेंट कब से माना जाएगा वो इन्होंने सेक्शन दे रखा है। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड एक इन्होंने टॉपिक दे रखा है। इससे एक कनेक्टेड जो कुछ डिस्कशन है वो अपन ने नीचे रख रखा है, इसको अपन अभी कवर कर लेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस और उसका वेरिफिकेशन, कंपनी की लेबलिंग कैसे होनी चाहिए, कंपनी का नेम बोर्ड और सब उसकी डिटेल, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस उससे रिलेटेड अपन ने पढ़ लिया। ये चार्ट है, इसका डिटेल डिस्कशन जो है नीचे डिटेल में दे रखा है, वो अपन अभी देख लेंगे। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए क्या बोलता है, सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, एमओए में कितने क्लोज होते हैं। सर कम से कम 7, कम से कम नहीं 7 ही क्लोज होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले नेम क्लोज, नेम कंपनी का नाम से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है नेम क्लोज में आएंगे। कंपनी के उसके बाद में सिचुएशन क्लोज मींस रजिस्टर्ड ऑफिस रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे सिचुएशन क्लोज में आएंगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी के उद्देश्य क्या है उससे रिलेटेड क्लॉज है। उसमें भी एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो वो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल का क्लॉज, सब्सक्रिप्शन का क्लॉज, सिंपल से क्लॉज है, अच्छा एकदम छोटा सा नॉमिनेशन का क्लॉज है। एमओए के फॉर्म ए टू ई होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के क्या क्या प्रोविजन है, आर्टिकल्स में क्या क्या आते हैं, और एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मींस आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे आप छेड़खानी इजीली नहीं कर सकते, इसको आपके लिए अच्छे से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड एओ के फॉर्म कौन से हैं, फॉर्म F2 टेबल F2J। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का अपन ने अभी बात कर ली, उसके क्या क्या प्रोविजन है। अब अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का ओवरराइड होता है तो वो किसको प्रिवेल करता है, एक्ट हमेशा प्रिवेल करता है, ये इसने बता रखा है कि जो कंपनीज एक्ट है वो हमेशा इन सबके, भले ही इनकी पदवी है वो आर्टिकल एओए एमओए सबकी पदवी भले ही ऊंची हो, लेकिन उनके भी दादा लगता है कौन, कंपनीज एक्ट जिन्होंने इनको जन्म दिया है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल सिंपल सी बात बोल रहा है कि सबकी एक दूसरे के लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। अब अब आते हैं अपन अगले प्रोविजंस पे। अपन ने 8 मिनट के अंदर सारा जो अपन ने पढ़ा था वो एक बार के लिए गो थ्रू कर लिया। अब अपन आते हैं नई सेक्शन में, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। देखो अभी अपन ने कल एओए एमओए के बारे में पढ़ा। अब ये बोल रहा है कि अगर एमओए या एओए में कुछ चेंज करना हो तो अपन को क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, देखो जो चीजें कनेक्टेड है वो अपन क्या करेंगे, वापस उसी सेक्शन पे एक बार के लिए जाएंगे, उससे कनेक्टेड चीजें पढ़ेंगे, फिर अपन वापस एक बार डिस्कशन करेंगे कि ये सेक्शन क्या बोल रहा है। सो डोंट वरी, इजीली अपन इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, सेक्शन 13 ऑल्टरेशन मींस मेमोरेंडम है जो कंपनी का, जो जिसको अपन क्या बोलते हैं, चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी का, अगर उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना है, कुछ अपन को फेर बदल करना है तो उसके क्या प्रोविजन है उसका इसने बता रखा है। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि कंपनी के जो मेन जो चार्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका चेंज अपन इजीली नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। उसके लिए कुछ ना कुछ हार्ड प्रोविजन होते हैं, उसी लिए इन्होंने क्या दे रखा है, ये पूरा प्रोविजन दे रखा है। क्या बोल रहा है कि एप्लीकेशन बाय द स्पेशल ऑल्टरेशन बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन, एसआर लगता है। अगर आपको आपके मेमोरेंडम में कुछ भी चेंज करना है तो आपको क्या पास करवाना पड़ेगा कंपनी में, एसआर। अब क्या बोलता है, कंपनी में ऑल्टर द प्रोविजन ऑफ इट्स मेमोरेंडम,
विद द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर आपको मेमोरेंडम में कुछ ऑल्ट्रेशन कराना है तो आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। कंपनी शेल फाइल द रजिस्ट्रार सच स्पेशल रेजोल्यूशन। ये तो अपने जो पड़ोस वाली आंटी है उसको सब बताना ही पड़ता है। तो अगर आपने कुछ एसआर से ऑल्ट्रेशन कराया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। अगला, अगर आपको कंपनी के नेम में चेंज करवाना है, देखो ये इसके साथ में दे रखा है। इससे पढ़ने के लिए अपन जाते हैं एक बार किसमें, कंपनी के जो क्लोज हैं आर्ट मेमोरेंडम के, उसमें जाते हैं एक बार के लिए, फिर अपन वापस आते हैं इस पे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, नेम क्लोज। नेम क्लोज में इसने क्या बोला था, कंपनी अगर लिमिटेड है, अगर पब्लिक लिमिटेड है वो नाम के आगे लिमिटेड लगाएगी, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी, ये नेम क्लोज बोलता है। नेम क्लोज में कुछ चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको अगर अपना नाम रिजर्व कराना है अपनी कंपनी का तो क्या करना पड़ता है, फॉर्म आईएनसी 32 में आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है रजिस्ट्रार को, ठीक है। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी हो, आपको अपना वापस से नामकरण करवाना है तो आपको किसके थ्रू, वेब आरन, वेब रन के थ्रू, रिजर्व यूनिक नेम के थ्रू आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एंड कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है अपनी कंपनी का नामकरण करते टाइम में। क्या क्या चीजें, कि आपका कंपनी का नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी से। क्या, जैसे कंपनी का नाम है डाबर और आपने रख लिया बाबर, तो ये थोड़ा मिलता जुलता है और आप सेम टू सेम मान लो, ऐसा ऐसा ही अपनी कंपनी है जैसे डाबर है तो आपका सिमिलर माना जाएगा। कोई भी ऐसी चीज हो आप कानून के दायरे में ऑफेंस हो, अपराध हो, जैसे कि सर तन से जुदा लिमिटेड, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। अगला, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये नाम मेरे को जमा नहीं, तो वो क्या करेगा, इसको चेंज कर मींस बोल सकता है कि ये नाम आपका अलाउड नहीं है। या फिर आपकी कोई नाम ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपका क्या है, कनेक्शन है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी रेगुलेटर्स के साथ में आपका मेल मिलाप है, तो वो नाम नहीं चलेगा। दूसरा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट की पोजीशन, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी अगर नाम आ रहा है तो वो आपकी कंपनी में नहीं आना चाहिए। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर सेल्स लिमिटेड, प्राइम मिनिस्टर क्लोथ लिमिटेड, ऐसा नहीं आना चाहिए कुछ भी। अब कंपनी का नाम रिजर्वेशन से रिलेटेड अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कंपनी का नाम रिजर्वेशन कराने के लिए आपको एप्लीकेशन कैसे देनी पड़ती है, और अगर आपका नाम आ गया है रिजर्वेशन में तो उसका कैंसिलेशन भी कैसे होगा, ये अपन ने पढ़ा था नेम क्लोज में, आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट में। अब अपन आते हैं वापस, अभी जो अपन ने डिस्कस कर रहे थे, क्या बोलता है ये, नेम चेंज ऑफ कंपनी, चेंज द नेम ऑफ द कंपनी कैसे होगा, एनी चेंज, any change in the name of the company shall be affected only with the approval of the central government in writing in form INC 24। अगर आपको आपकी कंपनी का नाम चेंज करवाना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नहीं जाओगे कि मोदी जी के पास में गए कि मेरा नाम चेंज कर दो, नहीं, ऐसा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी अथॉरिटीज को ऐसा मीन्स रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, कुछ अथॉरिटीज को ऐसा पावर दे रखा है कि आप मेरे बिहाफ पे क्या करोगे, मेरे नाम पे कंपनीज एक्ट का प्रोविजन फॉलो कराओगे कंपनीज को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देने के बाद ही कंपनी का नाम चेंज हो सकता है, और वो फॉर्म कौन सा है, फॉर्म आईएनसी 32। उसके बाद में, however, no such approval shall be necessary where the change in the name of the company is the only addition deletion of the word private on conversion of one class of the companies to another class of the company। सर सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है कि आपकी कंपनी है वो पहले प्राइवेट थी अब पब्लिक हो गई है, या फिर आपकी कंपनी पब्लिक थी अब क्या हो रही है, प्राइवेट हो गई है। तो ये तो कंपनी के प्रोविजन ही बोलते हैं कि अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाओगे, पब्लिक है तो लिमिटेड लगाओगे। तो अगर कहीं ऐसा नाम प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड का चेंज हो रहा है तो आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो कंपनी का खुद के ही प्रोविजन बोल रहे हैं, तो आपको इसका अप्रूवल लेने की कहाँ रिक्वायरमेंट है। The change of the name shall not be allowed to the company which has not filed the annual return financial statement due for filing with the registrar, or which has failed to pay or repay the mature deposit, debenture, interest thereon. Once the necessary document filed or payment or repayment made, then change shall be allowed। ये
एक सिंपल सी बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आपने हमारे पास में एप्लीकेशन दी, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप साफ सुथरे होके आ रहे हो, लेकिन क्या आपने अपने अंदर झांक के देखा आपने क्या पाप किए हैं? आप एप्लीकेशन लेके आ रहे हो कि हमारा नाम चेंज कर दो, लेकिन आपने ना तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास में जब फाइल करने थे तब फाइल किए, ना आपसे जो डिपॉजिटर्स, आपके डिबेंचर होल्डर्स, आपके जो भी कोई भी जिससे आपका डेट ड्यू है वो आपसे पैसे मांग रहे हैं, आपने उसके पैसे नहीं लौटाए, और हम आप हमारे पास में अपना नाम चेंज कराने के लिए एप्लीकेशन लेके आ रहे हो। तो पहले अपने पुराने पापों को धो, उसके बाद में हमारे पास में आओ। तो यही ये बात बोल रहा है कि आपका नॉट अलाउड, अलाउड नहीं होगा जब कंपनी ने क्या किया है, फेल फाइल नहीं किया एनुअल रिटर्न या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइल होना चाहिए था। और अगर आपको ये अपना कंपनी का नाम चेंज करवाना है तो पहले आप एक काम करो, उन पापों को धो के फिर आओ हमारे पास में। मींस आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दो, होल्डर जो भी डिपॉजिटर्स डिबेंचर होल्डर्स का पैसा बाकी है उनको लौटा दो, फिर हमारे पास में आओ। ओके, 3 पॉइंट पढ़े। आईएनसी 24 में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पब्लिक प्राइवेट चेंज हो रहा है तो आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले पाप कर रखे हैं तो आप पहले पाप को धो के आओ, उसके बाद में हमारे पास में एप्लीकेशन दो। अगला पॉइंट, on any change in the name of the company, registrar shall enter the new name in the register of the company in place of the old name. Issue क्या करेगा, fresh certificate in form INC 24 with the new name, and change in the name shall be complete and effective only on the issue of the such certificate. बस आपने एप्लीकेशन दी, आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई, अभी क्या होगा, आपका नाम पहले जो नाम था वो आपका नाम काट दिया जाएगा, उसके ऊपर आपका कंपनी का नया नाम एंटर कर दिया जाएगा, और क्या होगा, एक नया फ्रेश सर्टिफिकेट आपको इश्यू होगा जिसमें आपका फ्रेश नाम लिखा होगा। सिंपल सी बात है। इवन इफ ए कंपनी हैज टू रेक्टिफाई इट्स नेम अंडर सेक्शन 16, देन ऑल्सो नथिंग शैल प्रिवेंट सच कंपनी फ्रॉम सब्सिक्वेंटली चेंजिंग द नेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13। अब ये बोल रहा है कि अगर आपकी कंपनी को सेक्शन 16 के अंडर आपको नाम चेंज करवाना है, सेक्शन 16 क्या बोलता है देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। मींस अगर आपकी कंपनी का नाम का रेक्टिफिकेशन करवाना है, इसका प्रोविजन अभी अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अगर आपकी कंपनी को सेक्शन 16 के अंडर आपको नाम का रेक्टिफिकेशन करवाना था, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप सेक्शन 13 जो अपन ये अभी पढ़ रहे हैं उसमें आप अपना नाम चेंज नहीं करा सकते। तो क्या एक कंपनी 13 में भी एलिजिबल है कंपनी का नाम चेंज करवाने के लिए, 16 में भी एलिजिबल है, तो दोनों सेक्शन में वो अपना नाम चेंज करवा सकती है। एक जगह नाम चेंज करवाए तो ये नहीं बोल सकते कि आप यहां से नाम नहीं चेंज करवा सकते। कंपनी इज फ्री टू चेंज इट्स नेम। अपन ने क्या पढ़ा, कंपनी का नाम चेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आईएनसी 24 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी होगी। ओके, प्राइवेट पब्लिक हो रही है तो कोई जरूरी नहीं है, पाप करें तो उनको धो के आओ पहले, एंड फ्रेश सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा जिसमें आपका फ्रेश नाम लिखा होगा। एंड अगर सेक्शन 16 में करवा रहा है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ से आप पाबंद हो, आप आराम से यहाँ भी करवा सकते हो, वहां भी करवा सकते हो, व्हेन एवर यू आर विलिंग टू चेंज योर नेम ऑफ द कंपनी। अब अपन एक काम करते हैं, सेक्शन 16 के बाद में डायरेक्ट अपन आते हैं सेक्शन 13 के बाद में अपन डायरेक्ट अपन आते हैं सेक्शन 16 पे, जिसका रेफरेंस अभी इसने क्या करा था, अभी इसने दिया था। ओके, देखो, रेक्टिफिकेशन इन द नेम ऑफ द कंपनी, ऊपर क्या नाम था, ऊपर पढ़ो, आप नाम पढ़ना एक बार, चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी। आपको कंपनी का नाम चेंज करवाना है, मतलब आपका नाम है राम और आपको करवाना है श्याम, या आपका नाम है राधे कृष्णा और आपको अपना नाम करवाना है श्याम, तो क्या हो गया, चेंज। ओके, अब देखो, रेक्टिफिकेशन करवाना है, रेक्टिफिकेशन का आप मतलब समझते हो कि मीन्स कुछ उसमें गड़बड़ है उसको सही करवाना है, मीन्स उसको थोड़ा चेंज करवाना है, थोड़ा चेंज। पूरा चेंज तो वो हो गया, अब ये बोल रहा है थोड़ा चेंज। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट,
ओरिजिनल और रिवाइज, name of a company is identical with or too nearly resemble to the name by which a company is existence on its own, या तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद से ये लग रहा है, और on an application by the proprietor of already registered trademark under the Trademark Act 1999। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी चीज से ये लगा, या तो उसको किसके खुद के ओपिनियन से ये लगा, या फिर कैसे लगा कि डाबर लिमिटेड ने आपकी कंपनी के ऊपर एक एप्लीकेशन लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मेरी कंपनी का नाम डाबर लिमिटेड है, सेम जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वही ये कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है, और इन्होंने अपना नाम लिख दिया बाबर लिमिटेड, तो उनकी मार्केट बिल्कुल अफेक्ट होगी। तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये खुद लगता है कि इनके नाम में कुछ गड़बड़ है, या फिर कोई दूसरी बिजनेस के कोई भी प्रोपराइटर को ये लगता है कि उनके नाम से ये सिमिलर है या उनके नाम के अगेंस्ट है, तो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। उसके बिहाफ पे क्या होगा, देन इट मे डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, कंपनी को एक डायरेक्शन देगा कि अपना नाम चेंज कर लो। द कंपनी शैल चेंज द नेम और द न्यू नेम एज द केस में विद इन ए पीरियड ऑफ द 3 months फ्रॉम द इश्यू ऑफ द सच डायरेक्शन आफ्टर अडॉप्टिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ फॉर द पर्पस। कि डायरेक्शन मिला उसके 3 महीने के अंदर अंदर क्या कराना पड़ेगा, कंपनी का नाम चेंज करवाना पड़ेगा, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना होगा। एप्लीकेशन बाय द प्रोपराइटर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जिसके नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है उससे एप्लीकेशन आने के, शेल बी मेड विद इन 3 years ऑफ द इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन और चेंज ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। कि एक नई कंपनी आई जिसका नाम बाबर लिमिटेड था, डाबर लिमिटेड की कंपनी को बाबर लिमिटेड के इनकॉर्पोरेशन के 3 साल के अंदर अंदर ही उसको क्या कराना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी होगी कि ये हमारे सिमिलर है। 3 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। या फिर मान लो उस कंपनी ने क्या करा, अपना नाम चेंज करवा लिया 3 साल पहले, मींस 3 साल के पीरियड में कुछ भी हो, या तो इनकॉर्पोरेट हुई या उसने अपना नाम चेंज करवाया, कुछ भी हो, एप्लीकेशन 3 साल के अंदर देनी पड़ेगी जिसको दिक्कत है। फर्दर आगे, द कंपनी आफ्टर चेंजिंग द नेम एंड ऑब्टेन ए न्यू नेम शैल गिव ए नोटिस टू द, भैया पड़ोस वाली आंटी को बताना पड़ेगा ना कि क्या हमने अपना नाम चेंज कराया है। कब, 15 दिनों के अंदर अंदर, जब आपका नाम चेंज हो गया है, हर चीज इनको बतानी होती है। रजिस्ट्रार ऑन द रिसीट ऑफ द नोटिस शैल कैरी आउट द नेसेसरी फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मेमोरेंडम। अगर ये एप्लीकेशन रिसीव हुई है, नोटिस रिसीव हुआ है कि हमने अपना नाम चेंज करा है, तो अब क्या करेगा, वो अपनी फॉर्मेलिटीज करेगा कंपनी का नाम चेंज करने से रिलेटेड। नोट क्या दे रखा है, इफ द कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट ए न्यू नेम टू द कंपनी in such a manner as may be prescribed, and the registrar shall enter the new name in the register of the company in place of the old name and issue a fresh certificate of the incorporation shall use the company thereafter क्या करेगी, provided that nothing in this subsection shall prevent a company from subsequently changing its name। अब ये बोल रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमने इंस्ट्रक्शन दे दी कंपनी को कि आप अपना नाम चेंज करो, या फिर कंपनी को पता था कि उसका नाम चेंज कराना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने प्रोविजन, हमने जो प्रोविजन दिए हैं उसको कंप्लाई करने में डिफॉल्ट कर रहा है, तो अब क्या करेगा, वो ये ऑर्डर देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल अलॉट, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही क्या करेगा, उस कंपनी का नामकरण कर देगा। कंपनी अगर खुद डिफॉल्ट कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एक नामकरण कर देगा, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस कंपनी का नाम नए रजिस्टर में एंटर कर लेगा और एक नया फ्रेश सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। लेकिन अब ये नीचे बोल रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका नामकरण कर दिया तो ये जरूरी नहीं है कि आप भविष्य में, आप फ्यूचर में कभी अपनी कंपनी का नाम चेंज नहीं करवा सकते। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम चेंज किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका नाम कुछ अलग आप रखना चाहते हो, तो आप एज पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से आप अपना नाम रख सकते हो, लेकिन वो एज पर कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही होना चाहिए। अपन ने क्या पढ़ा इस सेक्शन में, अच्छे से देख लो। सबसे पहले पढ़ा था कि कंपनी खुद से अगर नाम चेंज करवाना चाहती है तो
क्या कर सकती है, जो अपन ने इसमें पढ़ा था, किसमें, नेम चेंज, ये अपन ने पढ़ा प्रोसेस। लेकिन सेक्शन 16 क्या बोलता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि खुद से या कोई एप्लीकेशन पे कि इसका नाम कोई कंपनी से मिलता जुलता है, या फिर किसी की एप्लीकेशन दी है किसी ने कि हमारा नाम इनसे मिलता जुलता है, इन्होंने नाम रखा है, तो वो कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है कि आप अपना नाम चेंज करो। लेकिन ये एप्लीकेशन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या पीछे जब कंपनी ने नाम चेंज करा था उसके 3 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, ना कि उसके बाद में। अगर 3 साल हो गए हैं तो बहुत टाइम बीत गया, आपको 3 साल में ही आंखें नहीं खुली, तो आप आपकी आंखें खुलने का कोई मतलब नहीं है। और पड़ोस वाली आंटी मतलब रजिस्ट्रार को आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने नाम चेंज किया है। एंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि आपने ये प्रोविजन कंप्लाई करने में कहीं डिफॉल्ट किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप खुद से ही अपना नाम, खुद से ही आपका नामकरण कर देगी। और आपको उसके बाद में अगर आपको नाम चेंज करवाना है तो ये प्रोविजन आपको अलाउ करता है कि आप अपना नाम चेंज करा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अब ये अपन ने सेक्शन कवर कर लिया। अभी ये जो पॉइंट है, चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, ये अपन ने एक चार्ट से डिस्कस करा था, अगर आपको याद हो तो। पहले अपन उस चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं अपन ने क्या डिस्कस किया था। ये देखो, ये किस पे आया था, जो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी का जो सेक्शन था, सेक्शन 12, उस पे जो कॉन्सेप्ट आया था, क्या आया था, चेंज इन द प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, जिसमें अगर सेम सिटी में करवाना हो तो बीआर से हो जाएगा, और आरओसी को नोटिस सेम सिटी में ही है, स्टेट भी सेम है, तो एसआर से होगा, और आरओसी को बताना पड़ेगा। स्टेट सेम ही है लेकिन आपका रजिस्ट्रार चेंज हो रहा है, तो एसआर पास करें, कराना पड़ेगा। और साथ का साथ आपके जो रीजनल डायरेक्टर है, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी रीजनल डायरेक्टर को दी है, उससे उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा 30 दिन में, और वो अगले 30 दिन में क्या करेगा, आरओसी को बताएगा, और आरओसी क्या करेगी, अगले 30 दिन में सर्टिफाई कर देगी है। लेकिन स्टेट ही आपका चेंज हो रहा है तो एसआर भी लगेगी, अप्रूवल अप्रूवल लगेगी। इसमें तो आपने इसमें परमिशन ली थी और उन्होंने आरओसी को बता दिया, इसमें अप्रूवल लगेगी सेंट्रल, मीन्स ये बात एक ही कर रहा है। आप देखो ना, और एप्लीकेशन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट 60 दिनों में डिस्पोज करेगी और रजिस्टर कर लेगी। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट आपको, इसने डिटेल में कुछ बताया आपको। ये देखो, इसने डिटेल में आपको ये बताया है कि चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल में कॉन्सेप्ट आप देख लो। एप्लीकेशन, सबसे पहले तो एप्लीकेशन वहां आपने चार्ट में पढ़ा था, ये चार्ट में काम करूंगा, इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा ताकि आपको इजी रहे, वापस ध्यान में रहे। द ऑल्ट्रेशन को दिख नहीं रहा है ना, अभी दिख रहा है आपको, ओके विजिबल है। द ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम रिलेटिंग टू द प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर shall not have any effect unless it is approved by the central government on an application in form INC 23 along with the fees and shall accompanied by the following document। कि आप अगर अपना एक स्टेट से अलग स्टेट में, जो लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था ना, उसका ये पूरा ये ब्रीफ कर रहा है कि अपन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जा रहे हैं तो आपको तब तक ये एज पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से नहीं माना जाएगा जब आपने सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ना ली हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपन के सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अप्रूवल लेते टाइम में आपको साथ में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने हैं वो आपको बताए हैं, क्या क्या देने हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विथ प्रपोज्ड ऑल्ट्रेशन, आपको एमओए देना है, लेकिन उसमें साथ में वो भी चीजें आपको साथ में देनी है कि आपको क्या चेंज करवाना है। Copy of the minutes of the general meeting in which the resolution authorizing such alteration was passed, giving details of the number of votes cast in favor or against the resolution। कि आपको उस जो मीटिंग हुई थी, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाने के लिए उस मीटिंग के मिनट्स आपको
आपको मैं बता दूं, कोई भी आपके मिनट मीन्स आपकी मीटिंग हुई, मान लो मैं एक एग्जांपल लूं, आपके घर में आपके चाचा जी, ताऊ जी, आपके पापा बैठे हैं साथ में एक मीटिंग कर रहे हैं और आपको क्या बोला, इधर आ। आपको बैठा के क्या बोला, हम जो जो चीजों पे बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक काम कर, तू उसको एक पॉइंट टू पॉइंट लिखते जा। लास्ट में क्या करना, हमको याद नहीं रहेगा हमने क्या बात करी, तो एक काम करना, हमको वो पेपर दे देना ताकि हमको ध्यान में रहे हमने इन इन चीजों पे बात करी थी और ये चीज अपन को करनी है। सेम वही चीज है, कंपनी में अगर एक मीटिंग होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक रिटर्न में कुछ चीजें लिखनी पड़ती है कि कंपनी की ये मीटिंग किस बारे में थी, कंपनी के इस मीटिंग में क्या निकला। बस इतनी सी चीज है, उसको मिनट्स बोलते हैं। मिनट्स मीन्स रिटर्न चीजें जो मीटिंग में हुई थी। तो एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग जिसमें एसआर पास हुआ था और आपकी रिजोल्यूशन के लिए किसने आपके फेवर में वोट दिए और किसने अगेंस्ट में वोट दिए। कॉपी ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन और पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्जीक्यूटेड वकालतनामा एज द केस में बी। मींस एसआर पास करवाने से पहले आपने बीआर पास कराया होगा, आपने कंपनी में बोर्ड रिजोल्यूशन पास कराया होगा और उससे रिलेटेड पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्जीक्यूटेड वकालतनामा मींस लीगल रिलेटेड डॉक्यूमेंट। लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर एंड डिवेंचर होल्डर। भाई आप कंपनी का ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज कराने की बात कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप अपने डेटर क्रेडिटर की डिटेल तो दो कि ये जो है ये आपकी कंपनी पे मींस ट्रस्ट करके आपका पैसा, आपके पास में इनका पैसा है, ठीक है, तो इसकी डिटेल हमारे पास में होनी चाहिए। Acknowledgement of the services of the copy of the application with the complete annexure to the registrar and chief secretary of the state government or union territory where the registered office is situated at the time of filing the application। कि आप हमें एप्लीकेशन दे रहे हो, उससे पहले आपने एप्लीकेशन किस किस को दी होगी, आपके रजिस्ट्रार को, आपके जो स्टेट है जहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है या फिर यूनियन टेरिटरी है, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को आपने एप्लीकेशन दी होगी और उस एप्लीकेशन की एक्नोलेजमेंट आपके पास में है, वो आप एक काम करो हमें दो। आपने हमें एप्लीकेशन देने से पहले अपने रजिस्ट्रार, आप अपने स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को ये इन्फॉर्म करा होगा एंड उसकी आप एक काम करो एक्नोलेजमेंट हमें दे दो। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए ध्यान में रखनी है। पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना नहीं होगा। फॉर्म आईएनसी 23 में आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें आपको देनी पड़ेगी, मेमोरेंडम जिसमें आपको क्या चेंज करना है वो आपका मेंशन हो, जिस मीटिंग में आपकी एसआर पास हुई थी उसके मिनट्स एंड किसने आपको फेवर में वोट दिए किसने अगेंस्ट में, आपकी कंपनी के डेटर और क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर जो जिनका पैसा आपके पास में है, और आपने स्टेट गवर्नमेंट के या यूनियन टेरिटरी के जो सेक्रेटरी है या फिर आपके रजिस्ट्रार को आपने एप्लीकेशन दी है उसके एक्नोलेजमेंट हमें दे दो। अब आपको क्या करना है, कंपनी शैल नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द अबव एप्लीकेशन शैल एडवर्टाइज इन फॉर्म ऑफ INC 26 in the vernacular newspaper in the principal vernacular language in the district and in English language in English newspaper with wide circulation in the state। ये बात बोल रहा है कि आपने एप्लीकेशन दी उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आप एक काम कर दो, आपके जो जहाँ पे आपका ऑफिस सिचुएटेड है उसके डिस्ट्रिक्ट की जो लैंग्वेज है उसमें आप एक पेपर में पब्लिश कर दो, एक नोटिस पब्लिश कर दो कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं। साथ के साथ आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी जो आपके वहां पे सर्कुलेट होता है उसमें भी आप एक नोटिस दे दो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एप्लीकेशन आने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन टू चेंज द प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन ए पीरियड ऑफ द 60 दिन, 2 महीने के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज करेगा बिफोर पासिंग द ऑर्डर। लेकिन अपना ऑर्डर पास करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, खुद को सेटिस्फाई करेगा दैट द ऑल्ट्रेशन हैज द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर अदर पर्सन कंसर्न विद द कंपनी। पहले तो ऊपर डिटेल मांगी थी एप्लीकेशन के साथ में, उसके बाद में क्या बोल रहा है, खुद को सेटिस्फाई करेगा कि एटलीस्ट कंपनी के जो डेटर, ऐसा तो नहीं है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है यहाँ पे और कंपनी डेटर अपने क्रेडिटर्स का डिवेंचर होल्डर का पैसा लेके
फरार होना चाहती है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना ऑफिस खोलना चाहती है, तो ये नहीं हो, इसलिए क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की एटलीस्ट आप हमें क्रेडिटर्स के डिवेंचर होल्डर की डिटेल दे दो हमें। The sufficient provision has been made by the company either by the due discharge of all the debts and obligations। और कंपनी ने क्या किया होगा, अपने जो भी कंपनी के डेट्स हैं, लाइबिलिटी है, जो कंपनी से पैसा मांगता है उसको डिस्चार्ज मींस उसको पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास में प्रोविजन है। ठीक है, कंपनी से अगर कोई 100 रुपए मांगता है तो कंपनी इस कैपेबल है कि कंपनी अपने पैसे दे सकती है। मींस ऐसा नहीं हो कि कंपनी की तो मींस आप क्या बोल सकते हैं, मतलब कंपनी गर्त में गई हुई है, ठीक है, और कंपनी के पास में कोई विजन ही नहीं है, कंपनी के पास में कोई प्रोविजन ही नहीं है कि कंपनी के क्रेडिटर्स को, डिवेंचर होल्डर का या फिर उनका सबका पैसा कैसे लौटाएंगे और क्या कर रही है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही है ताकि कोई जो मांगने वाला है पैसा वो हमारी इस ऑफिस पे ना आ पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई करेगा, और अगर कोई पैसा बाकी है तो एटलीस्ट उनके पास में ये प्रोविजन है, मींस कंपनी के पास में इतना पैसा है कि वो दे पाए। एडिक्वेट सिक्योरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर सच डिस्चार्ज, या फिर इन्होंने क्या करा है, कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है जिसमें ये इसका पैसा चुका पाएंगे। अब फाइलिंग द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार, where the alteration of the memorandum result in the transfer of the registered office of the company from one state to another, certified copy of the order of the central government approving the alteration shall be filed by the company with the registrar of each of the state in the form INC 28 along with the fees within 30 days from the date of receipt of the certified copy of the order who shall register the same। पड़ोस वाली आंटी को बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का जो इरादा था वो आपका अप्रूव कर दिया है। अब आपको क्या है, आपका जब ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 23 दिनों में अंदर अंदर अब एक काम करो, पड़ोस वाली आंटी रजिस्ट्रार को आप बता दो, वो क्या करेगा, नोट कर लेगा। सिंपल। इशू ऑफ द फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने के बाद में आपको क्या करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, जिसमें क्या होगा, आपके कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज होगा। सिंपल। अब देखो एक बार अपन इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सिंपल बात है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप देखो, सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल देनी होगी, सॉरी एप्लीकेशन देनी होगी, जिसमें आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि उसमें एओए होना, आपका मेमोरेंडम होना चाहिए जिसमें आपको क्या चेंज करवाना है, आपकी मीटिंग के डिटेल होने चाहिए, आपकी कंपनी के बीआर की डिटेल होनी चाहिए, और डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर्स की डिटेल होनी चाहिए, और अगर आपके जो स्टेट सेक्रेटरी हैं एंड आपके रजिस्ट्रार है उसको आपने नोटिस दिया है और उसका एक्नोलेजमेंट हमारे पास में होना चाहिए। और ये करने के बाद में एप्लीकेशन दी उसके 30 दिनों में अब क्या करो, पब्लिश कर दो एक न्यूज़पेपर में, और पब्लिश करने के बाद में एप्लीकेशन दी उसके 60 दिनों के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एप्लीकेशन देखेगा और अप्रूव करेगा। और अप्रूव करने से पहले कुछ चीजें हैं वो ध्यान में रखेगा, कौन सी, कि आपने ऑल्ट्रेशन की जो कंसेंट है वो अच्छे तरीके से आपने जो आपसे पैसा मांगता था उससे ले रखी है, और जो पैसा आपसे लोग मांगते हैं उसका आपके पास में प्रोविजन है या फिर आपने सिक्योरिटी दे रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आने के बाद में आप रजिस्ट्रार को, पड़ोस वाली आंटी को बताओगे, वो आपका नाम रजिस्टर कर देगी और आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप आप क्या करोगे, यहाँ देख, यहाँ से ही देख लेते हैं ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेटिस्फाई इटसेल्फ, सेटिस्फाई, नहीं, सेटिस्फाई इटसेल्फ लास्ट वाला पॉइंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन देने के 30 दिनों के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिश इन न्यूज़पेपर, और इसके 60 दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा,
एप्लीकेशन को डिस्पोज करेगा, मीन्स आपको अप्रूव करेगा, रिजेक्ट, जो भी आपका करना है। और ये होने के बाद में अगले 30 दिनों में आपको क्या करना है, आरओसी को बताना है। और आरओसी क्या करेगी, आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर देगी। ओके, ये हो गया इतना डिस्कशन। जो सबसे पहले आप एप्लीकेशन दोगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया, अब आपने जब से एप्लीकेशन दी उसके 60 दिनों के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एप्लीकेशन के बारे में डिसाइड करेगा। और अप्रूव होने के बाद में विद इन 30 दिन में आप क्या करो, आरओसी को एक नोटिस दे दो कि हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस चेंज हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो वो क्या करेगा, कंपनी का नाम रजिस्टर कर देगा और आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर देगा। इतनी सी बात थी। अब देखो, अब देखो, अब क्या पॉइंट आ रहा है, चेंज इन द, ये ऊपर तो बात होगी किसकी, चेंज इन द ऑब्जेक्ट, चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। उससे पहले जो अगला डिस्कशन है वो है चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। ओके, लेकिन अपन क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। अपन ने पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। इसके साथ में जो बचा हुआ इसका पॉइंट है वो अपन कवर करेंगे। डोंट वरी, सारा का सारा आपको अच्छे से अभी मिक्सअप हो रहा है थोड़ा सा। क्यों, पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आपको ये जो लॉ की लैंग्वेज है वो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहाँ कौन सी चीजें हैं, ये इधर लिख रखी है, आदि आदि इधर लिख रखी है। बट डोंट वरी, आपका मैंने आपका कॉन्सेप्ट वाइज आपका जो जो आपकी चीजें कनेक्टेड थी उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ और उसी तरीके से आपको नोट्स में मिल जाएगी। एंड इसमें आपको हेडिंग चार्ट्स अच्छे अच्छे से प्रोवाइड करा रखे हैं, तो इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। अपन लास्ट में एक साथ में कवर करेंगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखो, आर्ट ऑल्ट्रेशन इन द आर्टिकल्स, ऊपर अपन ने बात करी ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम, उसमें चेंज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करवाना पड़ेगा और आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा वो एसआर का डिटेल। और उसमें अपन ने पॉइंट पढ़े। उसके बाद नेम चेंज, कंपनी का नाम चेंज में अपन ने प्रोविजन पढ़े। अब देखो, मेमोरेंडम की सिंपल सी बात थी, एसआर पास करके रजिस्ट्रार को बता दो, आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें एज पर प्रोविजन है वो आपको ध्यान में रखनी है कि किस किस में आपको एडिशनल अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके लिए अपन ने बीच में ये पॉइंट पढ़े कि अगर आपको कंपनी का नाम चेंज करवाना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आपको चेंज करवाना पड़ेगा, करवाना है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा। अब अपने आते हैं कंपनी के आर्टिकल्स के ऑल्ट्रेशन पे। सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000 सेज किसके बारे में, ऑल्ट्रेशन इन द आर्टिकल्स। सेक्शन 14, कलर चेंज करते हैं पहले अपन इसका। सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वेस्ट, वेस्ट मींस देता है, उस पे ही छोड़ रखा है। कंपनीज विद द पावर टू ऑल्टर इस आर्टिकल, ये कंपनी सेक्शन 14 के अंदर कंपनीज को ही ये पावर देता है, कंपनीज है कि आप चेंज कर सकते हो आर्टिकल्स को। कंपनी कैन नॉट डाइवेस्ट इटसेल्फ फॉर ऑफ दीज पावर, कैन नॉट डाइवेस्ट इट्स फ्रॉम पावर्स, मैटर एज टू विच द मेमोरेंडम इज साइलेंट कैन बी डेल्ट विद द ऑल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल। कि एक कंपनी अपना पीछा इस तरीके से नहीं छुड़ा सकती कि ये चीज आर्टिकल में लिखी है, ये चीज आर्टिकल में नहीं लिखी है। ठीक है, मैटर एज टू विच द मेमोरेंडम इज साइलेंट, जिसमें मेमोरेंडम साइलेंट है, कैन बी डेल्ट विद द ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। कि आप अगर कोई चीज आपका मेमोरेंडम नहीं बता रहा तो आप एक काम करो, वो चीजें आर्टिकल्स के ऑल्ट्रेशन के साथ में फॉलो कर लो। अब कैसे होगा, आपको आर्टिकल के ऑल्ट्रेशन में क्या करना पड़ेगा वो देखो। एक कंपनी में ऑल्टर इट्स आर्टिकल, एक कंपनी में ऑल्टर इट्स आर्टिकल बाय ए स्पेशल रिजोल्यूशन, किससे, एसआर पास करवा के, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, लेकिन इस कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखना है। एंड द कंडीशन कंटेन इन द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में भी जो लिखा है उसको भी ध्यान रखना है।
Alteration of the article include alteration having the effect of the conversion of private company into public company and vice versa. इस ऑल्ट्रेशन में कौन सी चीज भी आती है, प्राइवेट से पब्लिक का अगर चेंज होता है वो भी इस ऑल्ट्रेशन में इंक्लूडेड है. Any alteration having the effect of the conversion of public company into private company shall not be valid unless approved by the order of the central government on an application made within the 60 days from the date of passing the special resolution be filed with the central government. Means central government ने किसको पावर दे रखी है, रीजनल डायरेक्टर, in e form number RD1 along with the fee and shall be accompanied by the following document. अगर आपको क्या करना है, आपको अपनी कंपनी का पब्लिक से प्राइवेट में चेंज कराना है, तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ली है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से पहले आपने क्या कर रखा है, इस एसआर पास किया, और वो एसआर पास करने के 60 दिनों में आपने अप्रूवल दी, एप्लीकेशन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को. इसके साथ में ड्राफ्ट कॉपी ऑफ एमओएओ विद प्रपोज ऑल्ट्रेशन, कि आपको अपने एमओएओ में आपको आपने आर्टिकल्स में क्या चेंज करवाना है, उसके साथ में आपको एमओएओ है जिसमें आपने क्या चेंज करना है उसका आपने डिटेल दे रखा है. कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो सेम चीज अपन ने अभी ऊपर डिस्कस करी थी. एट विच द एसआर ऑथराइजिंग सच ऑल्ट्रेशन, द डिटेल ऑफ वोट कास्ट इन फेवर एंड अगेंस्ट, बीआर जिसमें आप जिस और पावर ऑफ अटॉर्नी नॉट अर्लियर देन 30 डेज, कम से कम आपका बी आर 30 दिन से पहले, मींस 30 दिन पास नहीं होने चाहिए कि आपने जब बी आर पास किया और जब आप एप्लीकेशन लेके आ रहे हो. ऐसा नहीं आप 40 दिन बाद में एप्लीकेशन लेके आ रहे हो और आपने बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया था आज से 40 दिन पहले, एज द केस में बी. या एंड डिक्लेरेशन बाय ए की मैनेजरियल पर्सन रिगार्डिंग द कंप्लाइंस अंडर डिफरेंट सेक्शन, मीन्स आपके जो कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन है उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया है कि हमने कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन सारे फॉलो करे हैं. In case of private company where the post alteration of the article no longer include the restriction or limitation which are required to be included in articles of private company under this act, then such company shall cease to be the private company from the date of. सिंपल सी बात बोल रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी बनने के बाद में आपके ऊपर वही प्रोविजन लागू होंगे जो एक प्राइवेट कंपनी को लगते हैं. कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी जो भी लिमिटेशंस है विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्राइवेट लिमिटेड, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. देखो, अब आपने सब कुछ चेंज करवा लिया आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पड़ोस वाली आंटी को बताना पड़ेगा. क्या बताना पड़ेगा, एवरी ऑल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल एंड द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूविंग द ऑल्ट्रेशन shall be filed with the registrar. कब, टुगेदर विद द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड आर्टिकल. आप आपने अप्रूवल भी ले ली और साथ में क्या करा, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स का प्रिंट भी आपने साथ में दिया. विद इन 15 days इन फॉर्म INC 27 अलॉन्ग विद फीस सेल बी रजिस्टर्ड. और वो आने के बाद में आपको क्या करेगा, ऑल्ट्रेशन मेड एंड रजिस्टर्ड सेल बी वैलिड एंड इफेक्ट एज वर ओरिजिनली कंटेन इन द आर्टिकल. आपका रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा अच्छे से. ये बात ये बोल रहा है. अब अगला सेक्शन 15 क्या बोलता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल टू बी नोटेड इन द एवरी कॉपी. सिंपल सी बात है, सेक्शन 15 रिक्वायर दैट एवरी ऑल्ट्रेशन made in the memorandum or and article of a company shall be noted in every copy be it issued in the electronic form or otherwise. कि आपने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने चेंज कराया, तो कोई भी आपके कंपनी की कॉपी हो जो आपके एमओएओ से रिलेट करती है, उसमें आपको ऑल्टर्ड कॉपी लगानी है. मींस आपको इन्फॉर्म करना है कुछ भी हो, या तो आपने इलेक्ट्रॉनिक इशू किया हो या फिर कुछ भी अदरवाइज. एंड इफ ए कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाई विद द, और ये अगर आप फॉलो नहीं करते हो, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन द डिफॉल्ट लाइबल फॉर ए पेनल्टी 1000 फॉर एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल इशूड विदाउट सच ऑल्ट्रेशन. आप अपना डॉक्यूमेंट इश्यू कर रहे हो विदाउट ऑल्ट्रेशन इश्यू कर रहे हो, तो जितनी कॉपी आपने विदाउट ऑल्ट्रेशन इश्यू करी है उसके लिए हर कॉपी पे 1000 रुपये पेनल्टी लगेगी. मान लो आपने आपने 200 कॉपी इश्यू करी,
इशूड पेनल्टी कितनी होगी? 200 इंटू 1000 कितना? 2 लाख, 2 lakhs। ओके। अब ये तो बात हो गई आपके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के ऑल्ट्रेशन की, उसमें चेंज करने की। अभी आपको कंपनी के रेक्टिफिकेशन का अपन ने पढ़ा था ऊपर, यहाँ पे आप आपको चेंज करवाना था ऊपर कंपनी का नाम, और यहाँ पे आपको कंपनी का नाम रेक्टिफाई करवाना था। उसके रिलेटेड अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो कैसे चेंज करवा सकता है। अपन रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड भी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। उसके बाद में अपन आते हैं चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। अब देखो, ऑब्जेक्ट है वो कंपनी के मेमोरेंडम का, मीन्स बोले तो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है। अपन पहले एक काम करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट पे एक बार नजर मार लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं कि ये चेंज का प्रोविजन क्या बोलता है। मेमोरेंडम ऑफ कंपनी shall state the object for which the company is proposed to be incorporated। कंपनी का ऑब्जेक्ट ही बताते हैं कि कंपनी किस चीज के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का अपन ने पढ़ लिया, इसमें ही पढ़ा था। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में अपन ने पढ़ा। अब आते हैं अपन ये कि ऑब्जेक्ट अगर आपको चेंज करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये रहा, हु कैन मेक चेंज इन द ऑब्जेक्ट एंड हाउ। आपको अपने कंपनी के उद्देश्य में ही कुछ चेंज करना है तो आप कैसे करोगे। देखो, when the company has raised money from public through prospectus। अगर आपने कंपनी से पैसा लिया है प्रोस्पेक्टस से, प्रोस्पेक्टस इशू मींस आप मान लो कि एक एप्लीकेशन है कंपनी के थ्रू, वो अपन इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, अच्छा सा चैप्टर है प्रोस्पेक्टस का पूरा। लेकिन आप अभी इतना समझ लो, कंपनी को पैसा रेज करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस हैज एनी अनलिस्टेड unutilized amount out of money so raised can change the object for which the money so raised is to be applied only after passing a SR through postal ballot, and the notice in respect of the resolution for altering the object shall contain the following particular, namely। ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है कि अगर आपकी कंपनी किसी ऑब्जेक्ट के लिए सिचुएटेड हुई, इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन एंड आपने क्या करा, पैसा रेज करा पब्लिक से। अब आपने क्या किया, जो आपके ऑब्जेक्ट थे उस ऑब्जेक्ट में आपके पैसे लग गए, लेकिन फिर भी आपके पास में क्या है, पैसे बच गए। अभी भी आपके पास में पैसे बाकी है, लेकिन वो पैसे यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यूटिलाइज करने हैं, लेकिन अब आपके कंपनी के मेमोरेंडम में वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है जिसके लिए आपको ये पैसा यूटिलाइज आप कर पाओ। या फिर आपके पास में क्या पड़ा है, अनयूटिलाइज पैसा पड़ा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक अपने जो उद्देश्य है उसमें चेंज करना पड़ेगा कि कंपनी ने क्या करा है, पैसा रेज करा है थ्रू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस हैज एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ मनी सो रेज। जो आपको पब्लिक से पैसा आया था वो आपके पास में अनयूटिलाइज पड़ा है। कैन चेंज द ऑब्जेक्ट फॉर विच द मनी सो रेज इज टू बी अप्लाइड। आपने जो पैसा कम पब्लिक से लिया अनयूटिलाइज पड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने कंपनी के ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हो जिसके लिए आपने पैसा लिया है। आफ्टर पासिंग द एसआर, आपको कंपनी में एसआर पास करवाने के बाद में थ्रू पोस्टल बैलेट एंड नोटिस इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेजोल्यूशन फॉर अल्टरिंग द ऑब्जेक्ट शेल कंटेन दी फॉलोइंग। आपको अपनी कंपनी में एसआर पास करवाना पड़ेगा। एसआर पास करवाने के लिए आपको
उस एसआर के नोटिस के साथ में आपको अगर मीटिंग बुलानी है शेयर होल्डर की तो आपको नोटिस देना पड़ता है और उसमें आपको एसआर पास करवाना है। वो एसआर पास करवाने के लिए आप नोटिस भेजोगे तो उस नोटिस के लिए उस नोटिस में या नोटिस के साथ में आपको क्या क्या चीजें शेयर होल्डर को देनी है वो ये बता रहा है। टोटल मनी रिसीव्ड, कि कितना पैसा हमारे पास में आ गया, मनी यूटिलाइज फॉर द ऑब्जेक्ट स्टेटेड, कितना पैसा आ गया, कितना यूटिलाइज हो गया, अनयूटिलाइज अमाउंट आउट ऑफ मनी सो रेज, कितना पैसा बचा हुआ है, प्रपोज्ड ऑल्टरेशन ऑफ चेंज, कि आपको अपने ऑब्जेक्ट में क्या चेंज करना है उसके आप प्रपोजल दो, जस्टिफिकेशन फॉर द ऑल्टरेशन, ऐसा नहीं है कि आपकी मन इच्छा ही आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, उसका एटलीस्ट कुछ ना कुछ रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अमाउंट प्रपोज्ड टू बी यूटिलाइज फॉर, और वो पैसा आप यूज करोगे वो कहाँ यूज करोगे वो बताओ। एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज ऑल्टरेशन इन द अर्निंग एंड कैश फ्लो, कि आप अगर अपने ऑब्जेक्ट चेंज करोगे तो उसका इम्पैक्ट आपके कैश फ्लो पर पड़ेगा, आपकी कंपनी की अर्निंग पर पड़ेगा, तो वो भी आप बताओ कि उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर द मेंबर टू टेक द इन्फॉर्म डिसीजन, कि ऐसी और भी कोई अगर इंफॉर्मेशन है जो अपने मेंबर को डिसीजन लेने में हेल्प करेगी तो आप वो भी डिटेल मेंबर को दो। प्लेस फ्रॉम वेयर एनी इंटरेस्टेड पर्सन मे कंटेन ए कॉपी ऑफ द नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन और उस जगह का भी आपको उसमें इंटीमेशन देना पड़ेगा कि कहाँ वो एसआर पास होगा। अब देखो अगला क्या बोल रहा है पॉइंट, एडवर्टीजमेंट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा कहाँ पे, एडवर्टीजमेंट आपको देना पड़ेगा गिविंग डिटेल्स, जिसमें क्या चीज डिटेल्स हो, इज रिजोल्यूशन टू बी पास्ड फॉर चेंज इन द ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली टू डिस्पैच द प्रपोज पोस्टल बैलेट नोटिस टू शेयर होल्डर्स शैल बी। आपको ये चीजें एक आपको न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन देना होगा, जिसमें क्या पब्लिकेशन देना होगा कि हम कौन सा रिजोल्यूशन अपनी कंपनी में पास कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए और वही आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट से आपको शेयर होल्डर को भी देना पड़ेगा। पब्लिश किस में पड़ेगा, पब्लिक किस में करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर, एक वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में और कंपनी की वेबसाइट पर। सिंपल सी बात है। अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर, मान लो ऐसा कोई शेयर होल्डर है जिसको ये बात, कंपनी की ये बात जमी नहीं, तो वो क्या करेगा, द डिसेंडिंग शेयर होल्डर शैल गिवन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट। ऐसा नहीं है भैया आप अपने जो भी एसआर है पास कर रहे हो और आप कंपनी के ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो और कंपनी के कोई ऐसे शेयर होल्डर है जिनको इस चीज से दिक्कत थी, आपने उनको मौका ही नहीं दिया कि आप जाओ हट जाओ। इसलिए क्या एक प्रोविजन है कि आप ऐसा कुछ भी चीज कर रहे हो और कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो इस चीज के लिए एग्री नहीं है, तो आप एक काम करो, उसको एक मौका दो कि आप इस चीज से एग्जिट कर सकते हो। बाय द प्रोमोटर एंड शेयर होल्डर हैविंग कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन, जिनके पास में पावर है वो एक काम करो, उनको मौका दे दो कि आप इस प्रपोजल से हट सकते हो साइड में। अब क्या करेगा रजिस्ट्रार टू सर्टिफाई, रजिस्ट्रार क्या करेगा, इस चीज को सर्टिफाई करेगा, द रजिस्ट्रेशन ऑन अल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। द रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर एनी ऑल्ट्रेशन, रजिस्टर क्या करेगा ऑल्ट्रेशन को ऑफ द मेमोरेंडम रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days, और अगले 30 दिनों में क्या करेगा उस ऑल्ट्रेशन को सर्टिफाई कर देगा। ऑल्ट्रेशन मेड अंडर सेक्शन 13 shall have effect only after has been registered in accord, कि उसका इफेक्ट तभी होगा जब आपने उसको रजिस्टर कराया है, अनरजिस्टर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। Any alteration of the memorandum in case of a company limited by the guarantee and not having a share capital intending to give any person a right to participate in the divisible profit of the company otherwise than a member shall be void। ये क्या बोल रहा है कि अगर एक कोई भी कंपनी है जो लिमिटेड बाय द गारंटी है लेकिन उस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है, इंटेंडिंग टू गिव एनी पर्सन राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविजिबल प्रॉफिट, और वो कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए मौका दे रही है, तो अदर देन मेंबर, मेंबर के अलावा अगर किसी पर्सन को ये राइट दे रही है जिसमें कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी है तो वॉइड माना जाएगा, वो नल माना जाएगा। अब देखो अपन ने क्या क्या बातें कर ली इसमें, कि अगर आपको कंपनी के ऑब्जेक्ट में चेंज कराना है किस चीज से रिलेटेड, अगर आपके कंपनी के पास में पैसा पड़ा है अनयूटिलाइज है उसको यूटिलाइज करना है, आपको उद्देश्य चेंज करना है,
तो आपको कुछ कंपनी के प्रोविजन आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको कंपनी के जो एसआर पास करवानी पड़ेगी, और एसआर पास करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबर को नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस के साथ में आपको बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि आपका पास में कितना पैसा आया, कितना लग गया, कितना बाकी है, आपको वो पैसा आपको अब कहाँ लगाना है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, सारा कुछ। अब उसके बाद में आपको साथ के साथ में एक वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में एंड आपकी कंपनी की वेबसाइट पे आपको एडवर्टीजमेंट देना होगा। और जो शेयर होल्डर या मेंबर इस चीज से एग्री नहीं करते, आप उनको मौका दे सकते हो कि आप साइड हो जाओ, और रजिस्ट्रार ये क्या करेगा, इस चीज को सर्टिफाई करेगा कि आपको चेंज करवाना है। अब देखो, अगला जो सेक्शन है वो किस चीज का सेक्शन है, कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। कि कंपनी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका कन्वर्जन कैसे होगा, तो वो कौन बताता है, सेक्शन 8, सेक्शन 8 सॉरी सेक्शन 18, सेक्शन 18, 8 चैरिटेबल वाला था तो कंफ्यूजन हो गया मैं। कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अब उसको अपना कन्वर्जन कराना है तो वो कैसे होगा। सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट empowers a company to convert itself into some other class of the company by altering its memorandum and article। एक कंपनी को अपना क्लास ऑफ कंपनी चेंज करवाना है तो अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में ऑल्ट्रेशन करा के अपना टाइप ऑफ कंपनी चेंज कर सकती है। वो कैसे सर, अभी अपन ने बात करी कि और पब्लिक प्राइवेट जो भी हो आपको क्या कराना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अपन ये भी सेक्शन पढ़ लेते हैं, ये क्या बोलता है। बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल वो कैसे होगा, ए कंपनी और एनी क्लास रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट में कन्वर्ट इटसेल्फ एज ए कंपनी ऑफ अदर क्लास अंडर दिस एक्ट बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। सेम ही जो बात ऊपर बोल रहा है वो भी नीचे बोल रहा है। उसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा ऑल्ट्रेशन के लिए, whenever conversion to be done under section 18 registrar on the basis of the application filed by the company shall, after satisfying itself that the provision applicable for the registration of the companies have been complied with। तो क्या करेगा रजिस्ट्रार के पास में जब एप्लीकेशन आएगी तो वो देखेगा कि आपने उस कंपनी के कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन आपने फॉलो करे हैं। विद किससे रिलेटेड, क्लोज द फॉर्मर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कि आपका जो पिछला रजिस्ट्रेशन था वो आपने क्लोज करा दिया है। आफ्टर रजिस्टरिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सिंपल, कि एक रजिस्ट्रार को आप एप्लीकेशन दोगे तो क्या करेगा, आपको ये देखेगा कि आपने सारे प्रोविजन फॉलो करे हैं, किससे रिलेटेड, कि आपने पिछला रजिस्ट्रेशन क्लोज करा दिया है, वो सब देखने के बाद में आपको क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा और फ्रेश सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। अब देखो, नो इफेक्ट ऑफ द डेट लाइबिलिटी एटसेट्रा इनकर्ड बिफोर कन्वर्जन। अब क्या हुआ, एक कंपनी थी क्लास ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड बाय द गारंटी, उसको करना है रजिस्टर्ड, लिमिटेड बाय द गारंटी थी, उसको करना है लिमिटेड बाय द शेयर्स। एंड उसके लिए उसने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दी, उसके कुछ लाइबिलिटी थी। अब क्या करा, जैसे ही कंपनी का चेंज हुआ उसने क्या कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, भैया हमारा तो टाइप ऑफ कंपनी क्लास ऑफ कंपनी चेंज हो गया है, अब हमने अपने आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन कराना कर लिया है, आपको आप जो जिस कंपनी से पैसे मांगते थे वो पिछले वाली कंपनी है, हमारा फॉर्म चेंज हो गया है, अब आप हमसे पैसे नहीं मांग सकते। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट एक प्रोविजन लाया कि बेटा अभी मैं बताता हूं तेरे को क्या होगा। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर दिस सेक्शन shall not affect that liability obligation contract incurred or entered into by or on behalf of company before conversion, and such debt liability obligation contract may be enforced in the manner as if the registration had not been done। आपकी कंपनी ने अपने क्लास ऑफ कंपनी में चेंज करा है तो ये चीज किसको अफेक्ट नहीं करेगी, आपके डेट, आपकी लाइबिलिटी, आपके कॉन्ट्रैक्ट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करे हैं कब, अभी इससे पहले, या तो खुद से या कंपनी के बिहाफ पे, एंड सच डेट
लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स इन द मैनर, तो क्या हो सकता है, वो सारे के सारे लाइबिलिटी डेट कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर लागू होंगे जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन या क्लास ऑफ कंपनी चेंज हुई ही नहीं है। हम तो ये मानेंगे कि आप वही हो, आपको चेंज होना था, आप हो गए, रजिस्टर हो गए, लेकिन हम आपसे पैसे मांगते हैं तो हम तो यही मानेंगे, हम तो यही मानेंगे कि आप वही हो और आपसे ही हम पैसा मांगते हैं। सिंपल सी चीज है भाई, मींस जिस जो कंपनी से पैसे मांगते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज लाई है। अब देखो सेक्शन क्या बोलता है इसके बाद में, अपना ये बस लास्ट अपना पार्ट ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। इस सब्सिडरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड नहीं करने। भाई आप होल्डिंग कंपनी हो, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर ले रखे हैं तभी तो वो सब्सिडरी हुई, है ना भाई। होल्डिंग कंपनी के पास में एक कंपनी के शेयर आए जो मेजोरिटी शेयर्स थे, तभी वो सब्सिडरी कंपनी बनी। अब आप उल्टा करोगे कि सब्सिडरी कंपनी ने वापस होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो ये तो स्ट्रक्चर ही आपने, पूरा ट्रांजेक्शन ही आपने चेंज कर दिया। तो उस चीज को कवर करने के लिए सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन 19, एज पर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट, सब्सिडी कंपनी इज नॉट अलाउड, सब्सिडी कंपनी क्या है, नॉट अलाउड टू होल्ड शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये सब्सिडी कंपनी को एक अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड ही नहीं करने। प्रोहिबिशन ऑल्सो एक्सटेंड अप टू द नॉमिनी ऑफ द सब्सिडी, उस सब्सिडी कंपनी की नॉमिनी भी अगर कोई है तो उसको भी ये राइट नहीं है कि वो अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीद के रख ले। Consequently, any allotment or transfer of the share in the holding company to its subsidiary shall be void। और अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो वो हम void मानेंगे, वो null मानेंगे, nullify हो जाएगा। If the holding company is a guarantee or unlimited company not having a share capital, the above restriction will apply on the holding in the interest। Means शेयर है तो वो शेयर के बेसिस पे अप्लाई होगी, और अगर आप लिमिटेड बाय द गारंटी हो तो आपका इंटरेस्ट के बेसिस पर आपको ये रूल रेगुलेशन प्रोविजन लागू होगा। वॉट एवर बी फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट, कैसा भी इंटरेस्ट हो आपके ऊपर, होल्डिंग जिस हिसाब से वो होल्डिंग आपके कंपनी की बनी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। प्रोहिबिशन नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस, कुछ चीजें ऐसी है जहां पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। कहां कहां पे नहीं होता, where the subsidiary is concerned as the legal representative of the deceased member of the holding company। मीन सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर है, जो शेयर होल्डर की डेथ हो गई है, उसके एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर क्या कर रहा है, उसके शेयर लेके बैठा है, तो नहीं माना जाएगा कि उसने शेयर होल्ड कर रखे हैं होल्डिंग कंपनी के। सब्सिडी कंपनी इज कंसर्न एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके बेस पे उसने एक डेथ जिस मेंबर की हो रखी है उसके शेयर होल्ड कर रखे हैं। वेयर द सब्सिडी होल्ड एज सच एज ट्रस्टी, उसके ट्रस्टी के बेस पे उसने शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो नहीं मानेंगे। वेयर द सब्सिडी कंपनी इज ए शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकम ए सब्सिडी, मीन्स आप सब्सिडरी उस कंपनी के बने थे 2 महीने पहले, लेकिन आपकी सब्सिडी कंपनी ने आपके शेयर 5 महीने पहले ही खरीद लिए थे, तो आपका रिलेशन बनने से पहले ही उन्होंने आपके शेयर खरीद रखे हैं, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब राइट टू वोट एट मीटिंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी। अब ये मतलब नहीं है कि आपने कोई शेयर हेल्ड कर रखे हैं या होल्ड कर, पहली चीज तो मना ही है। अब आपने जो शेयर हेल्ड कर रखे हैं एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर ट्रस्टी के तौर पर, तो आपको उसके प्रोपोर्शन में ही आपको राइट है वोट करने का, इससे ज्यादा नहीं करोगे। द प्रोहिबिशन नॉट अप्लाई टू द केस ऑफ सब्सिडी कंपनी विच इज ऑलरेडी द शेयर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, मीन्स ये बात कर रहा है कि आपका रिलेशन बनने से पहले ही आपके सब्सिडी ने शेयर होल्ड कर रखे थे, तो क्या करेगा वो अपने जो शेयर होल्ड कर रखे हैं उसके प्रोपोर्शन में आपको आपके वोट कर सकता है कंपनी में। द सब्सिडी कैन बाई शेयर्स in its holding company where it is a part of the scheme of the amalgamation sanctioned by the court, या फिर कोई कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने कोई स्कीम सैंक्शन करी है जिसमें आप होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीद के रख सकते हो, तो आप कर सकते हो, अनदर नहीं कर सकते। अब देखो सिंपल सा छोटा सा एक सेक्शन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस एक छोटा सा डिस्कशन है।
document may be serving of document to a company or an office thereof. Document may be served on a company or an officer thereof by sending it to the company or the officer at the registered office of the company. सिंपल सी बात बोल रहा है कि ये कंपनी को अगर आपको नोटिस देना हो तो आपको कहाँ देना होगा, उस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जहाँ पे उसका ऑफिसर बैठता है। किससे दोगे आप? रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, या फिर आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे छोड़ के आ सकते हो, और या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से। However, where the securities are held with the depository, the record of the beneficial ownership may be served by such depository on the company by means of electronic or the other mode. Means अगर कोई कंपनी के शेयर्स किसी डिपॉजिटरी के पास में है तो क्या कर सकता है वो डिपॉजिटरी? अपने शेयर्स की जो शेयर होल्ड कर रखे हैं उससे रिलेटेड कंपनी को इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे सकता है। अब सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार और मेंबर्स, कि कोई डॉक्यूमेंट सर्व करने हैं रजिस्ट्रार और मेंबर को। ऊपर वाली तो बात हो गई कि रजिस्ट्रार कंपनी को या उसके ऑफिसर को कैसे नोटिस देगी या कैसे उसके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन सर्विस डॉक्यूमेंट सर्व करेगी। अब बात होगी कि रजिस्ट्रार को एक कंपनी कैसे सर्व करेगी। Save as provided in this act or the rules made thereunder for filing of the document with the registrar in electronic mode, document may be served on the registrar or any member by sending it to by him। कि मीन्स एक कंपनी किस किस वे में अपने रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सर्व कर सकती है, किससे? पोस्ट से, रजिस्टर पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, या फिर उसके ऑफिस पे, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से। हाउएवर मेंबर में रिक्वेस्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, मीन्स अगर एक कंपनी का कोई भी मेंबर अगर कंपनी से कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट भेजती है अपने मेंबर को, तो कोई भी मोड वो मेंबर रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप एक काम करो, मेरे को इस मोड से आप ये डॉक्यूमेंट भेज दो, लेकिन उसके साथ उसके लिए आपको फीस पेमेंट करना होगा। इन केस ऑफ द डिलीवरी बाय द पोस्ट, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज शायद शायद नहीं, ये चीज एमसीक्यू बन के आ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे आईसीआई को पता है कि स्टूडेंट है वो ध्यान नहीं देगा, और वहीं जाके उस पे चोट करती है। तो ये चीज आप ध्यान करना। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ ए नोटिस ऑफ ए मीटिंग, कोई भी मीटिंग का नोटिस है एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड। सबसे पहले तो इन केस ऑफ डिलीवरी बाय पोस्ट, अगर पोस्ट से आपने डिलीवरी करी है, सच सर्विस शैल डीम टू हैव बीन इफेक्टेड, कि वो मान लिया जाएगा कि वो नोटिस आपको रिसीव हो गया है। कब ये माना जाएगा? इन केस ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग, कोई मीटिंग अगर आपको नोटिस भेजा है एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स, कि कंपनी ने आपको मीटिंग नोटिस भेज दिया और वो नोटिस भेजे हुए कंपनी को 48 आवर्स हो गए, तो मान लिया जाएगा कि आपके पास में नोटिस आ गया है। या फिर इन कोई अदर केस में एट द टाइम एट विच द लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। मान लो हम मानते हैं कि इंडियन पोस्ट 4 दिन लेता है, कि एक कंपनी का जो नोटिस है वो 4 दिन में लगभग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसीव हो जाता है, तो कंपनी 4 दिनों के बाद में ये मान लेगी कि आपको नोटिस रिसीव हो गया है। सिंपल। और एक निधि कंपनी के केस में नोटिस का क्या, जो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट के क्या रूल्स हैं? डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ओनली ऑन द मेंबर हु होल्ड, उन्हीं मेंबर को नोटिस सर्व होगा जो 1000 से ज्यादा फेस वैल्यू के शेयर रखते हैं, या फिर 1% से टोटल पेड अप शेयर कैपिटल के 1% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं, विच एवर इज लेस। फॉर द अदर शेयर होल्डर, डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड बाय द पब्लिक नोटिस इन न्यूज पेपर सर्कुलेटेड इन डिस्ट्रिक्ट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द निधि इज सिचुएटेड एंड द पब्लिकेशन ऑफ द सेम ऑन द नोटिस बोर्ड। मीन्स आप नोटिस निधि कंपनी के केस में उन्हीं को भेजो जिनके पास में 1000 से ज्यादा के फेस वैल्यू के शेयर है, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल का 1% ज्यादा है, इन दोनों में से जो कम है उसको भेजो। अदर में आप एक काम करो, न्यूज़पेपर में सर्कुलेट कर दो ये नोटिस, और अपने नोटिस बोर्ड पर ये चिपका दो। अब एक छोटा सा और, ऑथेंटिकेट कौन करेगा कंपनी का डॉक्यूमेंट? एज पर सेक्शन 21 एज पर सेक्शन 21 of the act, document or the proceeding requiring authentication by a company, कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रोसीडिंग्स है जो ऑथेंटिकेट करनी है कंपनी को, या कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और बिहाफ ऑफ द कंपनी, कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है,
जो कोई भी कंपनी का डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी ने या उसकी बिहाफ पे बनाए, उसको साइन कौन करेगा? एनी की मैनेजरियल पर्सन और एनी ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। सिंपल सी बात है, या तो केएमपी या फिर कंपनी ने जिसको ऑथराइज कर रखा है वो कंपनी के डॉक्यूमेंट साइन करेगा। Execution of bill of exchange. A bill of exchange, hundi, promissory note shall be deemed to have been, ये है सेक्शन 22 कि कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रोमिसरी नोट शैल डीम टू हैव बीन मेड, एक्सेप्टेड, ड्रॉन एंड देखो, इसको मैं आपको चार्ट से बता देता हूं। कोई भी कंपनी का डॉक्यूमेंट हो, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रोमिसरी नोट, ये सारे डॉक्यूमेंट है, वो कब माने जाएंगे कि कंपनी ने साइन करें? इतना सही ये बोल रहा है। कंपनी के दो केस हो सकते हैं, या तो कंपनी के पास में खुद की सील हो या कंपनी के पास में सील नहीं हो, मोहर। जब कंपनी के पास में मोहर है तो क्या करेगा? ऑथराइज एनी पर्सन इन राइटिंग एज अटर्नी इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। अगर कंपनी के पास में मोहर है तो क्या करेगा? उस मोहर से किसको ऑथराइज कर सकता है? एनी पर्सन इन राइटिंग, या तो इंडिया में या आउटसाइड इंडिया। एंड अगर कंपनी के पास में मोहर नहीं है तो क्या करेगा? ऑथेंटिकेशन कैसे करेगा? या तो कंपनी के दो डायरेक्टर और वेयर द कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और शेयर कंपनी सेक्रेटरी। सिंपल सी बात है, कंपनी के बिहाफ पे कोई तो होगा जो इस कंपनी के जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडी है, प्रोमिसरी नोट है, वो सारे साइन करेगा। वो कैसे करेगा और उसको ऑथराइज हम कैसे करेंगे? एक कंपनी का ऑथराइजेशन, जिस कंपनी के पास में सील है वो क्या करेगी? उस सील से रिटर्न में एक क्या करा, लिख दिया एक मान लो सादे मींस प्लेन पेपर पे, मिस्टर एक्स इज ऑथराइज्ड टू साइन ऑन द बिहाफ ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी, एंड नीचे उसने अपनी मोहर लगा दी। तो क्या होगा? वो ऑथराइज्ड हो गया। लेकिन जिस कंपनी के पास में सील नहीं है उसमें क्या करेगा? ऑथराइजेशन कौन करेंगे? कौन करेंगे ऑथराइज? दो डायरेक्टर, जिसमें जो लेटर है उसके नीचे दो डायरेक्टर के साइन होंगे। और जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है उस कंपनी में डायरेक्टर के साथ में कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करेगा। ये था अपना पूरा का पूरा कौन सा? चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू। सिंपल। अपन एक बार के लिए अपन एक काम करते हैं, इसको लास्ट में गो थ्रू कर लेते हैं ताकि अपन को ये चीजें दिख जाए कि अपन ने सारा कुछ डिस्कशन कर लिया है, और आपको सिंगल एक 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारा कुछ दिमाग में आ जाए कि अपन ने ये चीजें अपन ने पढ़ी है आज अभी तक इस चैप्टर में, ताकि सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देखो, आ जाओ सर, फटाफट अपन 5 मिनट के अंदर अंदर सारा देख लेते हैं कि अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। देखो, सबसे पहले अपन ने कंपनी पढ़ी थी आईपीएल, इनकॉर्पोरेटेड फॉर लॉफुल पर्पस, जिसका परपेचुअल सक्सेशन है, जो लीगल एंटिटी है। उसके बाद में अपन ने प्रमोटर पढ़ा कि कंपनी प्रमोटर किस किस को मानती है, जो जिसमें कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम हो, जिसने अपने एनुअल रिटर्न में बताया हो, या फिर जिसके चाल चलन पर कंपनी का जिसके कंपनी के चाल चलन पर जिसका अधिकार हो, वो कंपनी का प्रमोटर माना जाएगा। या फिर जिसके डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर क्या हो, जिसके इशारों पर नाचता हो, वो कंपनी का प्रमोटर माना जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विस दी है तो वो नहीं माना जाएगा कि प्रमोटर है। कंपनी का फॉर्मेशन, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। और ये कैसे हो सकती है? कितने टाइप की क्लास ऑफ कंपनी हो सकती है? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय द गारंटी एंड अनलिमिटेड हो सकती है। ये अपन ने चार्ट दे रखा है। उसके बाद में अपन ने वन पर्सन कंपनी के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। वन पर्सन कंपनी क्या होती है, कौन खोल सकता है, कौन कौन नॉमिनी, उससे उसमें नॉमिनी और वन पर्सन कंपनी में मेंबर कौन हो सकता है, और मेंबर के साथ में नॉमिनी के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था कि कौन कौन नॉमिनी हो सकता है। उसके बाद में अपन ने डिस्कशन किया था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड टॉपिक, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसमें अपन ने देखा कि कंपनी का फॉर्मेशन कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है। एओए एमओए पे साइन होता है, वो साइन करे हुए डॉक्यूमेंट विद अदर डॉक्यूमेंट अपन आरओसी को एप्लीकेशन देते हैं। आरओसी को एप्लीकेशन देने के साथ में अपन
उसके बाद में क्या देंगे, डिक्लेरेशन देंगे, कौन देगा, प्रोफेशनल देगा जिसने इनकॉर्पोरेट कराई है कंपनी, एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए विद कंपनी के डायरेक्टर मेंबर, और एक डिक्लेरेशन देंगे सब्सक्राइबर मेमोरेंडम कि हमने कोई भी जोलमोल नहीं किया है। और साथ में अपन क्या देंगे, कंपनी के सब्सक्राइबर्स के पर्टिकुलर्स एक एक डिटेल देंगे। उसके बाद में कंपनी के जो डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर, उसकी डिटेल देंगे। उसकी डिटेल के बाद में रजिस्ट्रार क्या करेगा, इशू कर देगा सर्टिफिकेट जिसमें सिन नंबर लिखा होगा। एंड कंपनी को 12 नहीं, कंपनी जब तक चलेगी उस तब तक उसको मेंटेन करने हैं अपने डॉक्यूमेंट। कंपनी ने अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी तो उसका 447 के अंदर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेट हो गई तो भी 447 के अंदर लाइबल है और उस पर ट्राइब्यूनल एक्शन भी ले सकता है। उसके बाद में सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है भले ही कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय द गारंटी हो, लेकिन इस केस में कंपनी लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबल होगी कब, कंपनी का बिजनेस 6 महीनों से चल रहा है, लेस देन रिक्वायर्ड मेंबर्स में, और ये चीज उनको पता है तो सारी चीजों के लिए, डेट के लिए लाइबल हो जाएंगे। कंपनी सेक्शन 8 चैरिटेबल ट्रस्ट के अपन ने पढ़े थे, कौन है जो कंपनी के चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए लाइसेंस ले सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके एप्लीकेशन के साथ में अपन को क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, और अगर आपको क्लास ऑफ कंपनी में चेंज करवाना है तो वो कैसे होगा, उसका अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके बाद में कंपनी का सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस कैसे रिवोक हो सकता है वो अपन ने पढ़ा था। पेनल्टी इसमें देख ली अपन ने। उसके बाद में एक रजिस्ट्रेशन होने के बाद में क्या होगा, कंपनी अपना बिजनेस चालू कर सकती है, कंपनी का सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन होगा, पावर आएगा, सब कुछ। एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक कंपनी कब कर सकता है, जो कंपनी की शेयर कैपिटल, जिस केस में कंपनी की शेयर कैपिटल हो और कंपनी ऑर्डिनेंस 2019 एस्टेब्लिश होने के बाद में कंपनी से तभी अपना बिजनेस कमेंट कर सकती है जब वो अपना वेरिफिकेशन कराया हो एंड कंपनी के डायरेक्टर मेंबर्स ने डिक्लेरेशन दिया हो। उसके बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड अपन ने पढ़ा था, क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसने बोला है कि इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पता चलेगा तभी कंपनी का जो रजिस्ट्रार है या अदर कोई पर्सन है वो कंपनी तक पहुंच पाएगा। उसका वेरिफिकेशन 30 दिनों में हो जाना चाहिए। कंपनी के लेबलिंग से रिलेटेड अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कंपनी का नेम बोर्ड कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है, बाबर डाबर, सरतन से जुदा, सारी कुछ चीज़ें जो अपन ने पढ़ी थी। और कंपनी का वेरिफिकेशन 30 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, अपन ने पढ़ा। अब नाम चेंज अगर कंपनी को करवाना है तो वो कैसे होगा, ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर चेंज करवाना है तो चार चार तरह के टॉपिक्स है वो अपन ने पढ़ लिए। सेम सिटी में है, सिटी अलग सिटी है, स्टेट सेम ही है, आरओसी चेंज हो गया या फिर स्टेट ही चेंज हो गया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी का चार्टर होता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें 7 तरह के क्लोज होते हैं, नेम क्लोज, कंपनी का सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, एसोसिएशन, उसमें अपन ने इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज से रिलेटेड अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसके बाद में अपन ने जो एमओए के फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म ए टू ई, वो पढ़े। आर्टिकल्स अपन ने पढ़े कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो कंपनी के इंटरनल रूल्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री टू एमओए होते हैं, जो कंपनी के ऑर्डिनरी राइट्स और ऑब्लिगेशन को गवर्न करते हैं। क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं वो अपन ने पढ़ा। और उसके बाद में फॉर्म्स थे कंपनी के हुए के, उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इसमें था, साथ साथ में एक्सेप्शन। अब कंपनी का प्रोविजन है वो सबसे ऊपर, सबका बाप है, कोई उससे ऊपर नहीं है, ये पढ़ा अपन ने सेक्शन 9 में, सेक्शन 6 में। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसका क्या इम्पैक्ट आता है, सबकी एक दूसरे के प्रति लाइबिलिटी आ जाती है। अब मेमोरेंडम और आर्टिकल में अगर आपको ऑल्ट्रेशन कराना है तो आपका क्या प्रोविजन है, आपको कैसे एसआर पास करवानी है वो अपन ने अभी डिस्कशन किया था। अगर आपको अपनी कंपनी के नाम में रेक्टिफिकेशन करवाना है, कंपनी का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए, तो कोई एप्लीकेशन या खुद को लगता है तो कैसे चेंज कर सकता है। उससे रिलेटेड कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करवाना है, वो अपने ओपन चार्ट में देखा था वो अभी। ठीक है, कंपनी के अगर ऑब्जेक्ट में कंपनी को चेंज करना है, कंपनी के पास में पैसे पड़े हैं लेकिन पैसे यूज नहीं हुए तो कंपनी को अपने ऑब्जेक्ट चेंज कराने हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वो अपन ने पढ़ी। और कंपनी अगर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी सेक्शन 18 में
और अपन खुद को क्लास ऑफ कंपनी अगर उसको चेंज करवानी है तो वो कैसे करवा सकती है, अपने मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज कैसे करवा सकती है, और रजिस्ट्रार के पास में एप्लीकेशन देगी, और इससे डेटर क्रेडिटर का कोई भी राइट अफेक्ट नहीं होगा। वो उनसे वैसे ही पैसे मांगेंगे जैसे पैसे पहले मांगते थे। और सब्सिडरी कंपनी एक अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड नहीं कर सकती एज पर सेक्शन 19 ऑफ कंपनीज एक्ट, लेकिन अगर होल्ड करना है तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिसमें होल्ड कर सकती है, एज ए ट्रस्टी के रूप में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, या फिर उसने पहले ही शेयर अपने खरीद के रखे थे। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे कैसे देगा, अगर एक कंपनी को किसी को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना है तो कैसे उसको सर्व करेगा, वो अपन ने देखा था। एंड कंपनी को अगर मेंबर को या रजिस्ट्रार को अगर देना है तो वो कैसे देगा, उसके भी मोड दे रखे हैं। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट था कि मान लिया जाएगा कि वो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया है कब, जब कंपनी को 48 आवर्स हो चुके हैं उसके नोटिस दिए हुए, या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सर्विस में अगर उसको लगता है कि इतने टाइम में वो नोटिस पहुंच जाता है जिससे अपन ने भेजा है। एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि वो कंपनी का डॉक्यूमेंट कोई भी ऑथेंटिकेट कौन करेगा, ये केएमपी करेगा या फिर कंपनी ने जिसको ऑथराइज कर रखा है। एंड कंपनी के बिहाफ पे सेक्शन 22 में कौन बिल ऑफ एक्सचेंज को एग्जीक्यूट करेगा या प्रोमिसरी नोट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो मान लिया जाएगा कि वो कंपनी ने ही किया है। किस टाइम में, जब कंपनी के पास में सील हो, तो सील लगी हो, कंपनी किसी को ऑथराइज कर सकता है सील के बेस पे। जिस कंपनी के पास में सील नहीं है तो उस कंपनी के 2 डायरेक्टर, और जिस कंपनी में सेक्रेटरी है उसका डायरेक्टर के साथ में कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करेगा। तो ये अपना पूरा पूरा चैप्टर 2 वाला कॉन्सेप्ट, चैप्टर 2 अपन ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट है डीपली अपन ने कवर कर लिए हैं, बहुत अच्छे से। बढ़िया सर, कलरफुल अपन ने हाईलाइट कर करके बार बार अपन ने रिवीजन किया है। फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली रीच मी आउट। अब अपने पास में देखो, ये है अपना क्या, अपना इंडेक्स। ये अपना इंडेक्स है। इंडेक्स में अपन ने प्रीलिमिनरी वाला चैप्टर कर लिया, साथ साथ में अब इसके बाद में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाला कर लिया। अगला जो अपना चैप्टर रहेगा वो अपना रहेगा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। साथ के साथ में अपन, डोंट वरी, अगर किसी चीज का रेफरेंस आता है तो अपन साथ के साथ में अपन क्या करेंगे, उसका भी रिवीजन साथ के साथ करते जाएंगे। एंड साथ साथ में अपन उसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। अगला जो चैप्टर होगा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तब तक आप, मैं जब तक आता हूं तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो, खुश रहो, मस्त रहो, बी हैप्पी। राधे राधे।